आरएसएस जो कहता है कि सबका डीएनए एक है, क्या मोहन भागवत की बात से आप सहमत हैं? इस चीज़ जवाब गोलमोल घुमा दिया। मैंने पूछा आप मोहन भागवत की बात से सहमत हैं जिन्होंने कहा था कि सबके डीएनए एक है, सब हिंदू ही तो हैं? पहले हमारे पूर्वज कभी हिंदू रहे होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता। आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो हाजी सलीम जी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र जो आरएसएस के विंग से जुड़े हुए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनकी वंदना में भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र है। 450 का सिलेंडर था कांग्रेस के समय पे, आज 850 का सिलेंडर है, तो ये फायदा भी दुगना हुआ। हर 2 दिन बच रहे आपके एक फ़ोन पर सिलेंडर घर आ रहा है, तो ये। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का परवजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आज हमारे साथ हाजी सलीम अहमद जी मौजूद हैं। सबसे पहले हाजी सलीम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हाजी सलीम जी का मैं आपसे परिचय करवाऊं तो प्रदेश मंत्री हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी में, और साथ ही साथ टिहरी जिले गढ़वाल का प्रभार भी इन्हें सौंपा गया है, वहाँ के प्रभारी हैं। तो आपको भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नेता बहुत कम मिलेंगे, उनमें से एक हाजी सलीम जी हैं। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ऐसा क्यों है कि मुस्लिम नेता की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम मुस्लिम नेता नज़र आते हैं नेतृत्व करते हुए? ऐसा रीज़न क्या है, आप क्या रीज़न मानते हैं इसका? ये बात अगर अब से 10 साल पहले की कहो तो ऐसा था, लेकिन इस टाइम मुस्लिम नेता या मुस्लिम समाज के लोग या अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़ी तादाद में पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और दिल से जुड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद में जुड़ रहे हैं। भाजपा तो हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है। एक हिंदुओं को कहते हैं कि जो हिंदू समाज है वो भाजपा से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है, तो मुस्लिम समाज इसलिए भी दूर दूर भारतीय जनता पार्टी से रहता है। तो कभी जब आप अपने समाज में जाते हैं, अपने समाज के लोगों के पास उठते बैठते हैं, तो वहाँ महसूस नहीं होता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी से लोग क्यों दूर हैं? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज दूर है। मुस्लिम समाज हर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जो पुरानी पार्टियाँ थी पहले उसके साथ जुड़ा हुआ था। अब उनके सामने जैसे कांग्रेस है वो बहुत पुरानी पार्टी थी, अब उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नई है, लेकिन उस हिसाब से मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज उस हिसाब से उसके साथ जुड़ता जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए हाजी सलीम जी, बहुत सारी बात ऐसी नौबत भी आ जाती होंगी जब भारतीय जनता पार्टी के जो एक हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कई बार अलग अलग समाज के लिए कुछ अलग अलग बातें बोल देते हैं, तो कई बार ऐसी परेशानी भी आती होगी जब आप समाज के बीच में जाते होंगे, देखिए आप हमारे समाज के बारे में तो ये बातें कर रहे हैं और आप उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी समस्या को हाजी सलीम जी किस तरीके से हैंडल करते हैं? कट्टरवाद हर समाज में है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। जहाँ हिंदू भी समाज में वो कुछ वोट की राजनीति होती है, मान लिया किसी विधानसभा में अगर वोट परसेंटेज हिंदू ज़्यादा है तो वहाँ जो लोकल नेता जो किसी ने इलेक्शन वहाँ लड़ना है तो वो थोड़ा इस तरह की बात करके ताकि वोट उसको मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं, वो पार्टी की नीति नहीं होती, पार्टी की लाइन नहीं होती, व्यक्तिगत किसी की बात हो सकती है, या किसी भी समाज में कुछ कट्टरवाद होती है, वो हर समाज में है। वो ऐसा नहीं कि भी एक ही समाज में या हिंदू समाज में, हर समाज में होती है कट्टरवाद। हर समाज में होती है, तो हैंडल किस तरीके से करते हैं अपने समाज के लोगों को? वही सवाल था। नहीं, हम उनको समझाते हैं कि भाई यहाँ से कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी पार्टी से डिमांड नहीं करते कि भाई ये इस तरीके से बोल रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, इस तरह की डिमांड करते हैं आप अपनी पार्टी से? पार्टी स्तर पे हम ये बात रखते हैं कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जिसका संदेश गलत जाए, उसमें सुधार होता है, पार्टी स्तर से उसका सुधार भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर कोई नहीं मानता या कोई ज़्यादा वो करता है तो पार्टी उसका बाहर का रास्ता भी दिखाती है, उसको निष्कासित भी करती है, पार्टी एक्शन भी लेती है, संगठन एक्शन भी लेता है, ऐसी कोई भी दिक्कत बात नहीं। कहाँ भी जो संगठन जो है ना पूरी बात सुनता है हमारी। अच्छा, तो अब अल्पसंख्यक समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, कितने % जो अल्पसंख्यक समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं? अभी चुनाव में क्या इफेक्ट अल्पसंख्यक समाज डालेगा? 2022 चुनाव की आपने जहाँ तक बात करी, अब से पहले जहाँ तक हमने देखा कि अल्पसंख्यक समाज उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई, धीरे धीरे बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज पार्टी के साथ दिल से जुड़ता जा रहा है। और 2022 में जीत का आधार अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज बनने वाला है।
जीत का आधार बनने वाला है। बिल्कुल 2017 में तो एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं दिया गया, क्या 2022 में टिकट मिलेगा? क्या बात करें आप, बिहार में देख लो, कहीं भी मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। अभी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, हमने कहा था उत्तराखंड पे ही बात करेंगे। उत्तराखंड में भी पार्टी स्तर से बात चल रही है। हमें ऐसी उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी मुस्लिम समाज को टिकट दिया जाएगा। अभी तक तो एक को भी नहीं दिया, यानी कि ये मान के चलें कि 2017 से पहले जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज की हम बात करते हैं, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि एक को भी टिकट नहीं मिला। 70 विधानसभा कांग्रेस ने भी टिकट दिया और जो बाकी है बसपा, उन्होंने भी टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उस पार्टी से आप जुड़े हुए, इसलिए सवाल तो आप पे बनते हैं। पहले इतने स्तर के ऐसे नेता नहीं थे पार्टी में जो इलेक्शन में आए या इलेक्शन लड़ सकें, लेकिन अब बड़ी संख्या में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी टिकट भी देगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। अगर नहीं दिया तो? देगी, उसे उम्मीद है। नहीं दिया तो उसके बाद क्या अल्पसंख्यक समाज क्या करेगा? उसके बाद पार्टी छोड़ेगा, दूसरी पार्टी में शामिल होगा, क्या करेंगे हाजी सलीम जी? हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी वजह से, ये आपका कहना है, मान लो मैं आपकी बात मान रहा, अब नहीं दिया तो अगली बार देगी। कब तक नहीं देगी? हम मजबूर कर देंगे पार्टी को, बिल्कुल हम इतने मतलब साथ देंगे, इतने जुड़ेंगे, मजबूर कर देंगे पार्टी को, पार्टी टिकट देगी। अच्छा, एक और सवाल आता है कि 36 अभी मंत्री बनाए हैं सेंटर ने, उसमें से भी एक भी मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं। तो इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपके सामने ये सवाल उठाया जा रहा है। वो सेंटर का मसला है, सेंटर वाले जाने, वो जानते। बेहतर सेंटर के नेता को आपसे पूछिए, वो बेहतर बताएंगे इसके बारे में। हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम ज़्यादा करके उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे और यहीं की बात करेंगे। उत्तराखंड में भी तो जो अल्पसंख्यक समाज है आपका, एक मुस्लिम समाज की मैं बात करता हूँ, बहुत तादाद में भी है, विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया जाता। अरे उत्तराखंड में एक मंत्री बना तो दिए, उत्तराखंड के मंत्री बनाए तो है सेंटर में। नहीं, और उत्तराखंड के मंत्री नहीं, मुस्लिम समाज की मैं बात कर रहा हूँ। आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज की बात। मुस्लिम समाज का नंबर भी आएगा, मुस्लिम समाज को भी भागीदारी मिलेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पार्टी इस बात को लेकर के चल रही है, उसमें हमारी हिस्सेदारी बराबर होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी पूरी भागीदारी देगी और पूरा हिस्सेदारी देगी। इससे पहले आप जो आरएसएस की विंग थी उसमें आप जुड़े हुए थे। मुस्लिम होने के नाते एक बहुत बड़े ताज्जुब वाली बात भी है कि मुस्लिम होने के नाते एक आरएसएस की विंग से जुड़े हुए हैं। वही आरएसएस जो कहता है कि सबका डीएनए एक है। क्या मोहन भागवत की बात से आप सहमत हैं इस चीज़ से? मोहन भागवत ने जो बात अपने जगह कही, उनकी बात अपने जगह बिल्कुल सही है। हम विंग से, जैसे आपने कहा, हम मुस्लिम राज से मन से काफ़ी दिनों से काम जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिनों से मैं उलेमा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रहा। मैंने बहुत अच्छा काम किया इसमें, दिल्ली तक हमने मीटिंगें अटेंड करी और यहाँ तक के हमने देहरादून में भी काफ़ी काम किया। उसी बात को लेकर के हमको जो है अब जब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चे में जिम्मेदारी दी, जब हमने वहाँ अच्छा काम किया तो उसी हिसाब से देकर के यहाँ से भागीदारी दी, जिम्मेदारी दी, हम उसको अच्छी तरह निभा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने जवाब गोलमोल घुमा दिया। मैंने पूछा आप मोहन भागवत की बात से सहमत हैं जिन्होंने कहा था कि सबके डीएनए एक है, सब हिंदू ही तो हैं? पहले हमारे पूर्वज कभी हिंदू रहे होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता भाई। पहले किसी के पूर्वज, अब से मतलब जहाँ तक 4 पीढ़ी तक मैं जानता हूँ, 4 पीढ़ी तक का हमारा इतिहास है। 4 पीढ़ी से जो हम मुस्लिम समाज में हैं, उससे पहले क्या रहा होगा अब उसका इतिहास हमारे पास नहीं है। अब उसके बारे में मैं कैसे बताऊँ? जितने जानकारी उतने तो बता सकते हैं। तो मतलब आप सहमत हैं उनकी बात से। अच्छा, एक बात और आती है कि आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए सवाल ये भी उठता है क्योंकि आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो हाजी सलीम जी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र, जो आरएसएस के विंग से जुड़े हुए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनकी वंदना में भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र है। नहीं, जहाँ तक यह है कि भाई हिंदू राष्ट्र की बात है तो हिंदू राष्ट्र के हर आदमी अपनी बात करता है। उनके मतलब आरएसएस की अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा से आप भी जुड़े हुए हैं? हम हैं, सहमत हैं उस बात से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई देखो, जो आपके इतने राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र कहीं है नहीं। अगर हिंदुस्तान का पूरा व्यक्ति ये सोचता है कि भैया हिंदू राष्ट्र हो तो मैं अकेला थोड़ी कुछ करता हूँ। हम जो है ना हिंदुस्तान के साथ हैं, हम सबके साथ हैं, जो सबके विचार है सबके साथ
हम सबके साथ हैं इसमें। मैं केवल आरएसएस की बात कर रहा हूँ, आरएसएस सब में नहीं आता है। आरएसएस के विंग से आप जुड़े हुए हैं, हाजी सलीम जी जुड़े हुए हैं, उनकी एक विंग है मुस्लिम विंग से जुड़े हुए थे आप लोग, आप अब भी जुड़े हुए हैं, आप प्रदेश मंत्री हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, जो विचारधारा आरएसएस की है, स्वयंसेवक संघ की है, स्वयंसेवक संघ चाहता है कि पूरा जो राष्ट्र हो हिंदू राष्ट्र हो। तो क्या हाजी सलीम भी यही चाहते हैं अहमद कि हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम समुदाय को आप रिप्रेजेंट करते हैं? इसलिए बार बार सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि सारे दर्शक हमारे देख रहे हैं, हमारे दर्शक हिंदू भी हैं, हमारे दर्शक मुस्लिम भी हैं, हमारे दर्शक पहाड़ी भी हैं। तो हाजी सलीम जी से ये बात जानना चाहते हैं कि आप उनकी विचारधारा को अगर फॉलो करते हैं तो जो वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात, क्या इस बात पर आप मोहर मारते हैं कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में मुस्लिम समाज पूरी संख्या में जुड़ रहा। अगर वो किसी विचारधारा को जो मान्य है तो विचारधारा से जुड़ रहा, चाहे वो औरंगजेब की हो या किसी की भी हो, तो वो उससे जुड़ रहा, तो उससे सहमत है, जीवित तो जुड़ रहा वो। यानी कि हाजी सलीम जी ने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र से जो आरएसएस की विचारधारा है उससे वो सहमत। चले अलग मोर्चे की हम बात कर देते हैं। तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं क्या क्या समस्या मानते हैं कि क्या क्या समस्याओं का वो सामना करते हैं, और उनको अभी तक जो आपको राज्य मंत्री का जो प्रदेश मंत्री का प्रदेश बाहर आपको संभाला गया है, उसमें अभी तक आपने क्या कुछ काम किया उन लोगों के लिए? प्रदेश में रहते हुए जो भी सरकार की योजना होती है उन योजनाओं से जोड़ करके काम करना, और जो भी सरकार की योजना होती है उस योजनाओं का फ़ायदा हर समाज को जाता है, और सरकार की योजना है वो चल रही है और उसका फायदा हर समाज को जा रहा, हम समाज को दिलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक बयानबाजी हो गई ना। आपने क्या किया अभी तक प्रदेश मंत्री रहते हुए? भाई आपके जो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो आपके अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो पूछते भी होंगे भाई आप प्रदेश मंत्री हैं, आपने अभी तक अपने लोगों के लिए क्या कुछ किया? जैसे अब कोरोना काल चला, कोरोना काल में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, मोर्चे के लोग, मोर्चे के बैनर तले पब्लिक की सहायता करना, यहाँ तक कि राशन बांटना, मास्क बांटना, सैनिटाइजर कराना, ये सब समाज सेवा है। ये अल्पसंख्यक बैनर के नीचे हमने ये सारे काम किए। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जैसे हमने राशन बांटना है, तो हमारा ये मानना है कि जिस गरीब आदमी को अगर हम राशन दें, उसको फ़ोटो हम कहीं से फ़ोटो खींच करके हम उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नहीं डालेंगे, क्योंकि वो बुरा मानते, उसकी बेइज्जती होती है। एक तरफ हम उनकी मदद कर रहे और एक तरफ हम उनको ओपन कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती हो रही। तो ऐसे काम बहुत किए लेकिन उनको ओपन नहीं करते। इसके अलावा मैं और बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, अभी पिछले महीने एक अभियान चला था ब्लड डोनेशन का, अल्पसंख्यक मोर्चे के बैन तले यहाँ से 4 विधानसभाओं में कैंप लगाए अल्पसंख्यक मोर्चे ने। उसमें करीब आप ये देख लो कि 300 के लगभग देहरादून के अंदर ब्लड डोनेशन जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। ठीक है, अलग अलग पार्टी के अपने अपने मोर्चे हैं अल्पसंख्यक समाज के बनाए हुए हैं। तो जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे इस समय लाइव के माध्यम से, तो हाजी सलीम जी का ऐसा क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो वो लोग अन्य पार्टियों में न जाके हाजी सलीम जी से जुड़े, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जुड़े? ऐसा क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे, या ऐसी कौन सी अलग बात आपकी पार्टी में है, आपके प्रदेश मंत्री जो आपको बनाया गया है? देखो, वैसे तो हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा है, कोई कहाँ किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं होती, लेकिन जो आज की तारीख में पार्टी जो विकास कर रही है, जो विकास की योजना बनाई हुई है, अब मैं थोड़ा सा अगर उदाहरण आपको ये दूँ कि भाई सोशल काम जितने भी होते हैं, हमने अक्सर ये देखा कि पहले 300 रुपये में जो काम हमारा एक हफ्ते में होता था, वो 300 रुपये में 3 महीने में हो रहा। मोबाइल में हमने 300 रुपये का चार्ज कराते हैं, 3 महीने तक हम इतना काम करते हैं, इतनी बचत हो रही है। ये पार्टी की योजना तो है, पहले तो हमने अभी कैसा नहीं सोचा था। अगर आपके पास आन करके हम कोई भी काम कराते थे तो हमें बहुत महंगा पड़ता था, आज की तारीख में घर बैठे 300 रुपये में 3 महीने तक हम पूरा मोबाइल चलाते हैं। थोड़ा पेट्रोल के बारे में भी बता दीजिए, थोड़ा रिफाइंड तेल जो बड़े हैं उनके बारे में भी बता दीजिए। उनके बारे में भी बताएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले गैस के बारे में बता दूं आपको। हमने कांग्रेस के टाइम में ये भी देखा कि आदमी पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा और खाली वापस आया, अगले दिन फिर लगा, जब जाकर के 2 दिन के नंबर कहीं उसको सिलेंडर मिला। और आज की तारीख में सिलेंडर घर घर है।
आप फ़ोन करो 1 घंटे के बाद में सिलेंडर आपके घर पहुंच रहा, तो कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा। फायदा तो है, मैं मानता हूँ, बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, 2 दिन आप लाइन में लगेंगे, अगर 2 दिन लाइन में लगेंगे, 2 दिन का काम आपका छूटेगा, आपका पेट्रोल फूकेगा, और 1 सिलेंडर 2 दिन के बाद आपको मिला, तो आप हिसाब लगाइए आपको सिलेंडर कितने का पड़ा। और अगर ये आपके फ़ोन पे एक सिलेंडर घर आ रहा 1 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको कहाँ फ़ायदा है, आप डिसाइड करें। 450 का सिलेंडर था कांग्रेस के समय पे, आज 850 का सिलेंडर है, तो ये फायदा भी गिना ही है। दुगना हुआ, और 2 दिन बच रहे आपके एक फ़ोन पर सिलेंडर घर आ रहा, तो ये फ़ायदा नहीं हुआ, आपके 1000 रुपये नहीं बच रहे। महंगा भी तो हुआ ना, 450 रुपये जो आप बता रहे हो, 400-500, इतना महंगा भी तो शुरू कर दोगे तो उसके दाम भी अभी 100 रुपये मिल रहे हैं, उस हिसाब से 200 ले लोगे, उस हिसाब से अगर आप घर का राशन अगर बांटोगे सबके दुगने दाम कर देंगे, तो इस हिसाब से हर चीज़ का दाम दुगना हो जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? गरीब आदमियों को पार्टी स्तर से जो योजना बनी 3-3 महीने का फ्री राशन गया, तो उसका फ़ायदा तो लाभ तो लिया ही है जनता ने। 3-3 महीने का फ्री, तो फ्री भी तो मिल रहा, फ्री भी मिल रहा, तो इसका मतलब आप सब महंगा कर दोगे उसके बाद? महंगा नहीं, जो चीज़ महंगा होने वाली होगी, लेकिन जो सरकार जो फ़ायदा करती है, जो गरीब आदमी का फ़ायदा करती है। तो नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आपने कहा कि मोबाइल का रिचार्ज पहले इतने में होता था, अब इतने में हो गया। भाई कम से कम जो चीज़ें महंगी हुई वो भी तो गिनाई आप। चीनी जो 8-10 रुपये किलो मिल रही थी, आज 40-50 रुपये किलो मिल रही है। जो तेल 50-60 रुपये किलो मिल रहा था, आज 200 रुपये किलो मिल रहा है। तो वो चीज़ें भी तो बताइए ना, महंगाई भी तो बढ़ी है ना। पहले जो कर्मचारी थे उनकी 5,000 रुपये तनख्वाह होती थी, आज वो 50,000 रुपये ले रहे, तो फ़ायदा तो ज़्यादा ले रहे वो। जितनी महंगाई बढ़ी, जितनी सैलरी बढ़ी, जितनी इनकम बढ़ी, उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई उस हिसाब से कम है, सैलरी, खर्चे, हर चीज़ के जो आमदनी है लोगों की वो ज़्यादा है, महंगाई उतनी नहीं है। जो मेरा मूल सवाल था उस पर आते हैं कि मेरा सवाल ये था कि भाई हर किसी के अलग अलग मोर्चे बनाए हुए हैं हर पार्टी के, तो ऐसा हाजी सलीम जी के पास क्या जादू की छड़ी है जो अल्पसंख्यक जो मोर्चे के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे? ऐसा क्या बात आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ताकि वो कहें कि हाँ जी, हाजी सलीम जी जो प्रदेश मंत्री है, हम इनके साथ जुड़ेंगे? ऐसी क्या जादू की छड़ी है दी है भारतीय जनता पार्टी ने? विचारों से जुड़ता है आदमी, जैसे जिसके विचार होंगे, हर आदमी उसके विचारों से जुड़ता है। अगर हमारी सोच सही होगी, हमारा जनता के प्रति काम सही होगा, और अगर हम सही काम करते हुए होंगे, सही हमारे विचार होंगे, हमारे से जनता को लाभ होगा, तो जनता हमारे साथ जुड़ेगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और जुड़ रही है। जब हम लोगों का फ़ायदा कराएंगे, पार्टी स्तर से करेंगे, अपने स्तर से करेंगे, हम समाज को अच्छी राह दिखाएंगे, अच्छी बात बताएंगे, तो लोग हमारे से जुड़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? जुड़ते हैं। तो अभी तक कितने लोगों को, जब से आपको कार्यभार आपने संभाला है प्रदेश मंत्री का, तब से कितने लोग आपने जोड़ पाए हैं, या कितना आप इसमें बढ़ावा ला पाए हैं? संगठन को हमने बूथ स्तर तक ले गए, बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां बन चुकी। अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां बन चुकी, मंडल स्तर की कमेटियां बन चुकी, जिला स्तर की कमेटियां बन चुकी, प्रभारी बन चुके, पूरा संगठन हमारा तैयार है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का आपको क्यों विचार आया? क्योंकि आप पहले बसपा में थे, उसके बाद आप अलग अलग पार्टी में भी गए, अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्यों विचार आया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, इससे अब जुड़ना चाहिए? क्योंकि आपने विचारधाराओं की बात की है, पहले जब आप बसपा में थे वहाँ की विचारधारा होगी, कब दूसरी पार्टी में गए तो वहाँ की विचारधारा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा हाजी सलीम जी को भा गई जो भारतीय जनता पार्टी में इतने समय से टिके हुए हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी समय मैंने काम किया, और वहाँ हमारा काम देखते हुए, हमारी मेहनत देखते हुए कि संगठन को किस तरीके से हम मजबूत करते थे, पार्टी ने हमें 2 बार सम्मान दिया, 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, हमने 2 बार वहाँ से विधानसभा का इलेक्शन लड़ा। लेकिन यहाँ देहरादून में उस पार्टी का उतना आधार नहीं है जो यहाँ सरकार बन पाए। ये आपने कहा कि विचारधारा की आपने बात करी, पहले आप बसपा में थे, आपने कहा कि 2 बार सम्मानित भी किया, आपको विधानसभा का चुनाव भी आप उनसे लड़े, उनका जनाधार नहीं था, इस वजह से आपने पार्टी छोड़ी। तो कल के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उत्तराखंड में या देहरादून में नहीं रहता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी आप छोड़ देंगे? ऐसा नहीं कि भाई जनाधार इसीलिए हमने छोड़ी, ऐसा नहीं। कुछ विचारधारा हमारी यहाँ से ऐसी बनी थी, किसी बात को लेकर के यहाँ से हम देहरादून के 5-6 प्रत्याशी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और कुछ पार्टी के प्रदेश के
और ज़िले के स्तर के पदाधिकारी थे, वो सब ने मिल कर के वो हमारी अंदरूनी बात थी, वो बात नहीं मानी गई तो हमने छोड़ दी थी। हमने रिजाइन किया था। अच्छा, रिजाइन किया। हमने रिजाइन किया था किसी बात को लेकर के, रिजाइन ही हुआ था हमारा, रिजाइन किया था हमने, कोई एक ने नहीं किया था, काफ़ी संख्या में लोगों ने रिजाइन किया था, वो सबको मालूम था, अखबारों में भी आया, वो बात एक अलग। तो अभी भारतीय जनता पार्टी में अपना फ्यूचर क्या देखते हैं कि 2022 में इस बार क्या हाजी सलीम जी को अल्पसंख्यक जो मोर्चा का उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया, इसका सम्मान देते हुए क्या टिकट की मांग करेंगे या टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी आपको किसी विधानसभा में? देखो, हमारा काम अगर ऐसा होगा, हमारा काम दिलाएगा। देखो, कोई पार्टी किसी को टिकट नहीं देती, जिसको भी टिकट मिलता है पार्टी के प्रति उसकी भावना क्या होती है, पार्टी वो काम कैसा करता है तो उसका काम दिलाता है। तो आपको लगता है कि इतना काम आप कर चुके हैं कि अब पार्टी को आपके बारे में सोचना चाहिए? इतना हमें कर भी चुके हैं और आगे करेंगे भी। हम इतना काम करेंगे, पार्टी खुद सोचेगी कि अभी इन आदमी को सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा। हम अपने काम के आधार पे सम्मान लेंगे, फ्री फंड में नहीं लेंगे, काम करेंगे, काम के आधार पे लेंगे, पार्टी हमें देगी, हमें से पूरी उम्मीद है। चलिए, जाते जाते लास्ट सवाल आपसे है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको? यहाँ तक कि उत्तराखंड में हमने ये देखा कि मैं अगर इन 5 साल की बात करूँ, जिन 5 साल में यहाँ बहुमत की सरकार चल रही है, हमने ये देखा कि पहली जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उनमें हिंदू मुस्लिम के झगड़े फसाद बहुत तादाद में हुआ करते थे। लेकिन इन 5 सालों में हमने, जो 4 साल हो गए, 5 साल होने जा रहे, हमने कोई भी ऐसा हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं देखा और न यहाँ से हुआ। इस बात को लेकर के हमारा समाज के अंदर बड़ी खुशी है कि मुस्लिम समाज की जहाँ तक हम बात करें, मुस्लिम समाज अपने हाथ का दस्तकार है, वो मेहनत करता है, मेहनत की खाता है। उनको सरकार से इतनी ज़्यादा नौकरी की भी वो भी नहीं होती कि हाँ भाई वो धरने पर बैठे या फिर प्रदर्शन कर रहे कि भाई हमें नौकरी दो। आपने कभी देखा होगा अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम समाज कभी झंडे लेकर धरना प्रदर्शन कभी नहीं करता रोज़गार के लिए। उनका हाथ मजबूत है, वो काम करना जानते हैं, मेहनत कश लोग हैं, वो ज़मीन खोद कर अपने हिस्से की रोजी कमा लेते हैं, ज़मीन खोद कर पानी निकाल लेते हैं, मेहनत कश लोग हैं। उनको अगर इतना वातावरण सही मिला कि वो अपना काम करते रहें, उनका वजूद सही रहे, उनको काम में कोई दिक्कत ना हो, तो वो इस बात को लेकर के खुशी की लहर है आज की तारीख में मुस्लिम समाज में कि इन 5 सालों में कोई भी किसी किस्म का कोई झगड़ा फिसाद नहीं हुआ। वो आराम से अपना कारोबार कर रहे, इस खुशी को लेकर के वो पार्टी के साथ जुड़ रहे और जुड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हाजी सलीम जी, ये आरएसएस से भी जुड़े हुए थे, आरएसएस की विंग से भी जुड़े हुए थे, फिलहाल प्रदेश मंत्री हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, और साथ ही साथ टिहरी का प्रभार भी इनको सौंपा गया। तो हाजी सलीम जी ने अपनी विचारधारा भी प्रकट करी कि ऐसी विचारधारा क्या पसंद आई जो भारतीय जनता पार्टी में गया। अपने पुराना इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि बसपा छोड़ने के पीछे क्या कारण है और आगे आगामी फ्यूचर में किस प्रकार से काम करेंगे। तमाम मुद्दों पर हमारी हाजी सलीम जी से बातचीत हुई। हाजी सलीम जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रवचन डिजिटल।